Good morning to all of you and welcome to all of you OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलनी भी चाहिए। तो पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए आप लोग करंट अफेयर्स के सेक्शन पे थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान दें। क्यों? क्योंकि यही वो सेक्शन है जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करवाने में आप इसकी बहुत भूमिका होती है। इससे आपके एग्जामिनेशन में यूपीएससी हो या आपके स्टेट पीसीएस हो, करीब करीब जो है 40 क्वेश्चंस तो आपके यूपीएससी में आते ही आते हैं। और इससे अगर देखेंगे तो पीसीएस में भी ऐसे ही क्वेश्चंस का कि करीब करीब 40 क्वेश्चंस, 35 से मोर देन 35 क्वेश्चंस ही होते हैं करंट्स वाले सेक्शन से। तो अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो करंट सेक्शन में जरूर ध्यान दें। दूसरी चीज एक ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव अदर एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो। तो उन सभी एग्जामिनेशन में सभी ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें विदाउट करंट का पेपर हो, है ना। सभी एग्जाम में आपके करंट सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं और यही वो सेक्शन होता है जो आपको एग्जाम को क्वालिफाई कराने में बहुत हेल्प करता है। इसमें होता क्या है ना कि इस सेक्शन के साथ आपके जो क्वेश्चंस होते हैं इससे रिलेवेंट अगर हिस्ट्री से कुछ जुड़ा हुआ मुद्दा है तो उसको क्या करता है, वो हिस्ट्री वाले सेक्शन में दे देता है ना। तो हमें क्या लगता है क्वेश्चंस कैसे कहाँ से उठाया, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप कंटिन्यूअसली, और ये चीज ऐसी है, ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ा करंट फिर 4 दिनों के बाद फिर आपने करंट की, फिर 4 दिन के बाद आप पढ़ रहे हो, नहीं। आपको एवरी डे इसे 40 मिनट्स टाइम देना है। यानी अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए आप एवरी डे 40 मिनट्स टाइम जरूर दें। तो डेफिनेटली है इसका रिजल्ट क्या होगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। चलिए तो देख लेते हैं कि अब हम देश दुनिया में क्या क्या न्यूज़ चल रहा है, क्या इश्यूज चल रहे हैं, हम लोग उस पर थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। और लास्ट में जब इश्यूज के बाद हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे, है ना, उससे टॉपिक से रिलेवेंट ही होगी। तो उससे ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये अगर इश्यूज है तो इससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट इश्यूज क्या है हमारे पास। ओके, चलिए सबसे पहला मुद्दा है हमारे पास, सिक्किम ने 16 मई 2023 को अपना 48वां यानी 48th स्थापना दिवस मनाया है। अब यहां से जो सवाल बनेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि सिक्किम ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये क्या हो जाएगा 48। ओके, 48 स्थापना दिवस मनाया है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया 48 स्थापना दिवस। अब हम लोग देख लेते हैं कि वो डेट भी पूछ सकता है कि सिक्किम ने कब मनाया है डेट में, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन, किसने 16 मई 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। ओके, तो सिक्किम ने मनाया है। ये 3 क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं, ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिक्किम के बारे में, कि हिस्ट्री से, मैंने कहा था ना आपको कि हिस्ट्री से रिलेवेंट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो नामग्याल वंश ने 17th सेंचुरी में, कौन सा वंश था ये, इस क्वेश्चन को आप लोग हिस्ट्री के लिए जरूर ध्यान रखिएगा कि नामग्याल वंश ने किस सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में सिक्किम साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, सिक्किम साम्राज्य की स्थापना की थी 16 मई 1975। ओके, सिक्किम भारत का जो है 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का क्या हुआ, 22वां राज्य बन गया। अब ये 22वां राज्य पॉलिटी सेक्शन में या फिर करंट वाले सेक्शन में भी आ सकता है। इसके साथ ही जो पॉलिटी में एक और क्वेश्चन बन सकते हैं इससे जोड़ करके, वो क्या होगा कि कौन से अमेंडमेंट था, वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इसमें क्या किया गया था, इसको सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन सा अमेंडमेंट था वो, तो वो आपका 36th अमेंडमेंट, 36th अमेंडमेंट था वो। ठीक है, यानी 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन आपके किस में आ सकता है, ये आपके पॉलिटी में जोड़ सकता है। ध्यान रखिएगा कि 36 जब संविधान संशोधन किया गया था 1975 में, इन विच ईयर, 1975। ये आप लोग देख ही रहे हैं, 1975 में इसको सिक्किम को दर्जा दिया गया है। इन 1975 36th अमेंडमेंट। ओके, 22वां राज्य बना।
अब थोड़ा हम लोग सिक्किम के बारे में भी देख लेते हैं। सिक्किम जो है किन किन देशों से सटा हुआ है या किस राज्य से सटा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम आपके 3 राज्य हैं। ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में आ सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि करंट में चला है, तो हो सकता है कि यहां से उठा करके ज्योग्राफी में इसे दे दे। तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम आपका भूटान, नेपाल, चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, या फिर आप थोड़ा क्वेश्चन में हो सकता है तिब्बत तक ना पहुंच के चीन तक ही रहे, तो ध्यान रखिएगा चीन। ओके, भारत, नेपाल, चीन, ये 3 देशों के साथ वो अपनी सीमा को साझा कर रहा है। और अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में क्या हो जाएगा, केवल एक राज्य है, पश्चिम बंगाल। ओनली वन स्टेट, पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को ये साझा करता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास कौन कौन से हो गए, क्वेश्चन कहां कहां से बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है स्थापना दिवस किसका हुआ है, पूछ ले, सिक्किम। सेकंड क्वेश्चन कब हुआ है, 16 मई 2023। थर्ड क्वेश्चन कौन सा था, 48th स्थापना दिवस था। अब हिस्ट्री वाले सेक्शन से नामग्याल वंश को पूछ सकता है किस सेंचुरी में किया गया है, 17th सेंचुरी में किया गया है। और 16 मई को पॉलिटी वाले सेक्शन से क्या आ सकता है कि ये कौन सा राज्य है, तो 22वां राज्य है। संशोधन कब हुआ था, तो 1975 में संशोधन किया गया था। कौन सा था वो, 36th अमेंडमेंट था वो। ओके, अगर ज्योग्राफी वाले सेक्शन से बात की जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सिक्किम किन देशों के साथ, भूटान, नेपाल और चीन। अगर राज्य की बात करें तो केवल पश्चिम बंगाल। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट अब थोड़ा सा सिक्किम के हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि उसका विधानसभा में सीट क्या है, जो पॉलिटी वाले सेक्शन से अभी भी। ओके, तो सिक्किम को धान की घाटी के नाम से जाना जाता है। सिक्किम को किससे, धान की घाटी के नाम से जाना जाता है। ओके, धान की घाटी, तो ये आपकी ज्योग्राफी वाले में आ सकता है। पॉलिटी वाले में क्या होगा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। जिले कितने हैं सिक्किम में, सिक्किम में ओनली 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 जिले हैं इसमें। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ओके, इसके साथ ही हम लोग देख लेते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग। राज्यसभा की सीट कितनी है, एक राज्यसभा की सीट है, और सेम लोकसभा की सीट भी एक ही है। दोनों याद रखिएगा, राज्यसभा से एक सीट है, लोकसभा से भी एक सीट है। और सिक्किम विधानसभा से सीट कितनी है, 32 सीट है, विधानसभा की सीट 32 है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, ये क्वेश्चन आपके करंट से भी है, ये क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से भी आ सकता है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खांगचेनजोंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह सिक्किम में स्थित है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है नेक्स्ट इश्यूज। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में ग्राम विकास योजना वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, कहां पे किया गया है ग्राम विकास योजना वितरण, ग्राम विकास योजना वितरण जो ये कार्यक्रम चलाया गया है, ये कहां चलाया गया है, हापुड़ में। हापुड़ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है। तो यहां पर आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ग्राम विकास योजना वितरण। ठीक है, चलिए अब ये हो सकता है कि ग्राम विकास योजना वितरण निम्नलिखित में से किस राज्य में चलाया गया है, तो आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। 3 क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं। क्वेश्चन को हमेशा ये देखा करें कि वो किसका जो लेवल है, किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश पे पूछ सकता है, हापुड़ पे पूछ सकता है, और ग्राम विकास योजना वितरण पे भी पूछ सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ग्राम विकास योजना वितरण जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा जो है, किसके नेतृत्व में इसे लॉन्च किया गया है, तो इसके VIC क्या है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, खादी एवं विलेज इंडस्ट्री क्या हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा। ठीक है, क्या अध्यक्ष कौन है, श्री मनोज कुमार, इसके अध्यक्ष कौन है, मनोज कुमार। और इन्हीं के नेतृत्व में यूपी के हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर, कहां पर, यूपी के हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में, यूपी के हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर
तहसील के कौन से गांव में? नानपुर गांव। कौन सा गांव है ये? नानपुर गांव। ओके, कहां पर? हापुड़। हापुड़ आपके हेडलाइन में भी है और यूपी। हापुड़ के नानपुर गांव में ग्राम विकास योजना वितरण कार्यक्रम का जो है क्या किया गया है? इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ग्राम विकास योजना वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मनोज कुमार के नेतृत्व में अध्यक्ष कौन है? KVIC के अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार का नाम ध्यान रखिएगा, मनोज कुमार। चलिए, अब इसके साथ हम लोग ये देखते हैं कि आखिर इस प्रोग्राम में है क्या। तो इस प्रोग्राम में क्या किया गया है कि ये जो हनी मिशन आप देख रहे हैं, क्या है ये? हनी मिशन। हनी मिशन के तहत यहाँ पे दो प्रकार का जो प्रोग्रामिंग चलाया गया, एक हनी मिशन है और एक आपको मिल जाएगा कुम्हार सशक्तिकरण योजना। इसके माध्यम से भी देख कि ग्राम के विकास में क्या क्या कार्यक्रम वो लोग चला रहे हैं। तो पहला जो उनका कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत वो लोग 30 मधुमक्खी पालकों को 30 मधुमक्खी पालकों को क्या क्या सहायता दी जा रही है? मधुमक्खी के 300 बक्से और मधुमक्खी कॉलोनियां प्रदान की जाएंगी। ठीक है, इस कार्यक्रम में हनी मिशन के तहत 30 मधुमक्खी पालकों को ये सारी सुविधाएं जो है इस कार्यक्रम के तहत दी जा रही है। दूसरी क्या सुविधाएं दी जा रही है? कुम्हार सशक्तिकरण योजना। क्या है? कुम्हार सशक्तिकरण योजना। ओके, तो कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत 100 कुम्हारों को, कितने हैं? 100 कुम्हारों को बिजली से चलने वाले चाक प्रदान किए जाएंगे। कितने? बिजली से चलने वाले चाक प्रदान किए गए हैं। और 75 जो चमड़े के कारीगर हैं, कितने? 75 चमड़े के कारीगरों को जूते की मरम्मत करने वाले टूल किट दिए गए हैं। ठीक है, तो ग्राम विकास जो आपका योजना वितरण कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आपके इस तरह के क्वेश्चंस एक तो आपका यूपीएससी में पूछ सकता है, क्योंकि वहां क्या करता है ना कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेंदी पूछता है। यानी उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो केवल 1 वर्ड के नहीं होते हैं। उसके ऑप्शंस आप लोग सभी जान ही रहे हैं कि उसके ऑप्शंस कैसे आते हैं। तो उस ऑप्शन में वहां इसे उठा सकता है कि ग्राम विकास योजना वितरण कार्यक्रम में निम्नलिखित में से, है ना, ये 2 ऑप्शन कुछ ऐसा होगा, 2 कुछ और होगा, तो कौन कौन से उसमें इस वितरण में शामिल है। तो वहां ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हनी मिशन, सेकंड कुम्हार सशक्तिकरण। ठीक है, और उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, तो ये जहां पे मैंने अंडरलाइन किया है ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जयंत वी नार्लिकर को प्रथम ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। किन्हें दिया गया है? जयंत वी यानी विष्णु, वी फर्स्ट टाइम क्या है? विष्णु है। ठीक है, जयंत वी। अब यहां पर क्वेश्चन है, लाइफ टाइम यानी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? फर्स्ट जयंत वी नार्लिकर को। तो फर्स्ट तो ये हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन, जयंत वी नार्लिकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो क्या होगा? ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। कौन सा? सेकंड क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं। ASI यानी ASI किसके लिए स्टैंड होता है? एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। एस्ट्रोनॉमिकल, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख दे रही हूँ, ASI, हालांकि ये आगे आपको यहाँ मिल जाएगा अभी। तो ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है जयंत वी नार्लिकर को। ठीक है, अब हम लोग ये देखना है हमें कि आखिर ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया है। तो एक 2 पॉइंट्स हैं जो इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे मैं एक और लिख देती हूँ, ASI के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है? इन्हीं के द्वारा, दीपांकर बनर्जी के द्वारा इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, ASI यानी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी के द्वारा दिया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग ये जानते हैं कि आखिर जयंत वी नार्लिकर को ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, किस क्षेत्र में उन्होंने क्या ऐसा कार्य किया है जिसके तहत उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसमें देखते हैं यहाँ पर कि आप थोड़ा सा ये जान लें
कि ये जो है प्रोफेसर, इन्हें ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए, ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, क्यों दिया गया है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के अध्ययन के लिए, ठीक है, ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए दिया गया है। ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही इन्होंने क्या किया है, इसके साथ एक और पॉइंट लिख लें, खगोल भौतिकी, खगोल भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, एस्ट्रो, इस तरह के नाम को इंग्लिश में लिखने से ज्यादा समझ में आता है ना, हिंदी वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उससे बेहतर है कि एस्ट्रोफिजिक्स। इन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स में भी क्या किया था, उसको समझने में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है, एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोल भौतिकों को। इसके साथ ही यह उन लोगों के साथ भी जुड़े हुए थे जिन्होंने भारत में जो ब्रह्मांड विज्ञान पे यानी कॉस्मोलॉजी पे जो रिसर्च कर रहे थे, ये उनके साथ भी जुड़े हुए थे, ठीक है, किसके साथ, तो ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान यानी क्या होगा, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी में रिसर्च, ठीक है, कॉस्मोलॉजी के साथ इन्होंने क्या किया था, ये उनके साथ भी जुड़े हुए थे जो इस पे रिसर्च कर रहे थे भारत में। एक चीज और यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत में जो भारतीय विश्वविद्यालय है, जो भारतीय विश्वविद्यालय, वहां पर इन्होंने खगोल विज्ञान पाठ्यक्रम, खगोल विज्ञान पाठ्यक्रम यानी आप इसे बोल सकते हैं एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय में जो खगोल विज्ञान पाठ्यक्रम जो चलाया गया है, तो इस पाठ्यक्रम को चलाना और प्लस इसमें रिसर्च करना, इसे तो जो शुरुआत हुई है, ठीक है, भारत में जो आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय में एस्ट्रोनॉमी जो पढ़ाया जा रहा है, जो क्लासेस चलती हैं या उस पर जो रिसर्च चल रहा है, इसको शुरू करने का विचार भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था, शुरू करने का विचार भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था, जयंत वी गाडकर के द्वारा, ठीक है, इन्होंने ही दिया था। तो ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान रखिएगा, 3-4 पॉइंट्स आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा, हो सकता है इनमें से कुछ एक उठा दे। और बेसिकली जो ये दिया गया है, इसमें एक जो है ये सबसे फर्स्ट ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हो सकता है अगर सिंगल वर्ड में पूछ ले, स्टेट में अगर पूछेगा तो इसे कैसे पूछेगा, एक सिंगल वर्ड में पूछ लेगा, अगर यूपीएससी में है तो इस तरह से ये थोड़ा सा ऑप्शंस को देते हुए पूछेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट मुद्दा हमारे पास और क्या है। हाँ, अब इसके साथ थोड़ा सा ये भी देखना है कि गोविंद स्वरूप जो है, यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, ये मतलब किस क्षेत्र में या फिर कब स्थापित किया गया था, ओके, यह 2022 में, 2022 में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, ASI, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को 2022 में क्या किया है, इसके द्वारा स्थापित किया गया है गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को। पुरस्कार का नाम किसके ऊपर रखा गया है, प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के नाम पर पुरस्कार का नाम रखा गया है। और इस गोविंद स्वरूप को भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, खगोल विज्ञान, मैंने आपको अभी बताया भी है, ठीक है, खगोल विज्ञान, ओके, ये मैंने आपको बताया भी है। चलिए कि एस्ट्रोनॉमी के लिए इनको जो इंडियन जो भी है, मतलब यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय, उन सब में इसको क्या किया गया है, यहाँ पर इन्होंने, इनकी ही वो देन थी, इनका ही विचार था वो, ठीक है। तो भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। दैट्स इट, इतने न्यूज इससे रिलेवेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या मुद्दा है। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित की जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये कौन सी है, सबसे पहले तो ये पहली है,
इस पहली पे सवाल बन सकता है। हम लोग क्या करते हैं जनरली, इस तरह की जो चीजें हैं उसे छोड़ देते हैं, है ना, कि अच्छा हम लोग का ध्यान कहाँ रहेगा, केवल इस पे, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद, केवल ध्यान हमारा इस पे रहेगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि यह क्या है, पहली मंत्र स्तरीय है, हो सकता सवाल इस पे ही पूछ दे। अब बैठक कहाँ हुई है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित की जाएगी। किसके बीच में है, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद, ठीक है, यानी व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद ट्रिपल, है ना, ट्रेड टेक्नोलॉजी एंड क्या हो जाएगा ये, काउंसिल, ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ठीक है। इसके बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं आपको लिख दे रही हूं कि ये बैठक तो चलो अभी 2023 में की जा रही है, इसी साल हो रही है, लेकिन लास्ट ईयर यानी अप्रैल 2022 में ही किनके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्लस यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वॉन, उर्सुला वॉन डेर लेमन, ओके, उर्सुला वॉन डेर लेमन, उर्सुला वॉन डेर लेमन के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उर्सुला वॉन डेर लेमन के द्वारा। चलिए, बस इसमें केवल इतना ही कि इसमें एक्चुअली लास्ट ईयर ही इनकी ये बैठक हो चुकी थी, इसमें 3 चीजों को वो बोला, 3 कार्य समूह को इंपॉर्टेंस दिया गया है कि व्यापार में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, सुरक्षा में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के, बस इसमें इतना ही और इससे अधिक कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा मुद्दा है, भूपेंद्र यादव द्वारा एक मोबाइल ऐप मेरी लाइफ लॉन्च किया गया है। कौन सा लॉन्च किया गया है, मेरी लाइफ, किसके द्वारा, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव कौन है, भूपेंद्र यादव कौन है, कंटिन्यूअसली क्लास में ये बता रही हूं, भूपेंद्र यादव कौन है, पर्यावरण वन एवं कौन है, जलवायु मंत्री, है ना, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा एक मोबाइल ऐप जो है मेरी लाइफ को लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही एक चीज और ध्यान रखिएगा कि गुजरात में, ठीक है, क्या किया गया था 20 अक्टूबर यानी अक्टूबर में, गुजरात में मोदी जी के द्वारा केवड़िया, कौन सा जगह था वो, केवड़िया, केवड़िया में क्या किया गया है, आपका मिशन लाइफ, कौन सा था, मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली की शुरुआत की गई थी। मैं ये दोनों इसलिए आपको बता रही हूँ कि माई लाइफ और जो मिशन लाइफ है, ये दोनों का अगर आप लक्ष्य देखेंगे तो एक ही है। लक्ष्य कैसे एक है कि ये लोग पर्यावरण के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे, उसी के लिए ये जागरूकता फैला रहे हैं। तो ये जो है इसको, चाहे वो माई लाइफ हो या आपका मिशन लाइफ हो, इन दोनों का मोटो क्या है, सेम है। अब इसे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या किया गया था कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिशन लाइफ के राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीय नोडल मंत्रालय है। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केंद्रीय क्या है ये, नोडल मंत्रालय है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि किन किन चीजों को इसमें फोकस किया गया है, कि आखिर क्या है ये, थोड़ा सा इसे डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके कहाँ बन सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इसमें क्या किया गया है कि जो संसाधन होते हैं माई लाइफ और मिशन लाइफ दोनों में क्या है, जो हमारे संसाधन है उसके अपव्यय, संसाधनों के अपव्यय यानी जो वेस्टेज है, अपव्यय, वेस्टेज, है ना, इसको बोला गया है कि इसे कम करना है, संसाधनों का अपव्यय कम करना है, और इसमें सतत उपयोग, ठीक है, सतत उपयोग, सतत उपयोग का मतलब क्या हो गया,
कंटिन्यूअस यूज को क्या करना है, बढ़ावा देना है, कंटिन्यूअस यूज को बढ़ावा देना है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। मिशन, अगर इसे बहुत ऐसा समझना हो, मिशन लाइफ, इसको हम दो एस्पेक्ट में बांट देते हैं। एक है इसमें क्या है, मिशन लाइफ में लाइफ स्टाइल आपकी एक क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा है इन्वायरमेंट के संदर्भ में। ओके, इन्वायरमेंट। और इन दोनों में, इन दोनों का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इन दोनों का लक्ष्य क्या हो गया, जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने की कोशिश। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंट, यानी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो अपव्यय है, जो युवा पीढ़ी है, उसे इस तरह से थोड़ा सा ज्यादा मतलब किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है कि लास्ट हुआ क्या था, जब COP26 का जब कॉन्फ्रेंस हुआ था तो मोदी जी वहां पे गए थे, तो इसी संदर्भ में वहां पे भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। और अब क्या किया गया है कि इसे पहले तो किया गया कि चलो गुजरात से स्टार्ट करते हैं, तो मिशन लाइफ स्टार्ट हो गई, अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी। फिर इसे अभी रिसेंटली क्या किया गया, माई लाइफ, भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, जो भारत सरकार का है ना मंत्रालय, उनके द्वारा स्टार्ट करके क्या किया गया कि माई लाइफ हो या मिशन लाइफ हो, दोनों का मोटो क्या है, उसे स्टेट से स्टार्ट किया गया था। बस इसे इतना ही समझना है कि वो एक राज्य तक सीमित था, और इसे क्या किया गया है, पूरे अब पूरे भारत में इसे लागू कर देगा माई लाइफ को। तो अब इसका मोटो क्या है, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंट के लक्ष्य में क्या है, जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने की कोशिश की गई है। तो इसमें क्या किया गया है, इसके साथ ही इसमें 3 नियम भी रखे गए हैं। 3 नियम क्या क्या किए गए हैं, इसके साथ 3 नियम हैं। रिड्यूस यानी कम करना, रिड्यूस, जो बेवजह की चीजें हैं उसको रिड्यूस करो, रीयूज करो, रीयूज एंड रिसाइकल, यानी कचरा को कम करने के लिए क्या करना है, रिसाइकल करना है, और रीयूज क्या करना है कि अगर कुछ चीजें रीयूज करने लायक है तो करो, रिड्यूस करना है, बेकार की चीजों को फेंक दो। यही है आपका मिशन लाइफ और माई लाइफ। ओके, चलिए, ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा इसके साथ कि ये जितनी भी चीजें जो की जा रही है, इसका संबंध किससे है, जलवायु परिवर्तन से है। भारत जो है, भारत क्या है आपका, इंडिया, भारत की पोजीशन जो है रीन्यूएबल एनर्जी में, रीन्यूएबल एनर्जी, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, इंडिया 4th पोजीशन पे है, 4th पे है। इंडिया अगर 4th पे है तो फिर फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट आपका चाइना फर्स्ट है, देन आपका जर्मनी सेकंड, यूएसए थर्ड है, एंड 4th पे कौन है, 4th पे आपका इंडिया है रिन्यूएबल एनर्जी में। ओके, चलिए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट अब मुद्दा कौन सा है। सभी चिकित्सा व्यवसायी अब एक सामान्य राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर के तहत कवर किए जाएंगे। जितने भी चिकित्सा व्यवसायी हैं अब उनको क्या किया जाएगा, एक सामान्य, एक जनरल सा, एक राष्ट्रीय, एक क्या होगा, एक सामान्य, सामान्य राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर, ठीक है, इसमें उनको इसके तहत कवर किए जाएंगे। आप लोग सभी को पता है कि जो झोला छाप डॉक्टर, सबने सुना है ना, झोला छाप डॉक्टर, तो इनकी भूमिका जो है क्या है, इनके पास डिग्री रहे ना रहे, डॉक्टर के साथ भी घूम के मतलब डॉक्टर के साथ रहते रहते ये भी अपने आप को क्या बोलने लग जाते हैं कि वो डॉक्टर फेल हो जाते हैं इनके आगे, ये अपने आप को वो एमबीबीएस से भी आगे समझने लग जाते हैं। तो इनकी जो संख्या है काफ़ी बढ़ी हुई है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या आपका शहरी इलाका हो,
इन सभी एरियाज में। तो इन सबकी अब क्या की जाएगी अगर, और इसके लिए ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने पहले कुछ नहीं किया, काफी चीजें की गई, लेकिन इसके तहत भी सुधार नहीं हुई। तो अभी क्या किया गया है कि चिकित्सा व्यवसायी जितने भी होंगे उन सभी को एक सामान्य रजिस्टर चिकित्सा जो रजिस्टर के तहत कवर किया जाएगा। तो चलो ये बहुत अच्छी है कि सरकार की प्लानिंग है, देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, सबसे पहले ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का क्या किया है, पंजीकरण, और मेडिसिन प्रैक्टिस लाइसेंस विनियम कौन सी है ये, 2023, ध्यान रखिएगा, शीर्षक से एक अधिसूचना को जारी किया। अधिसूचना में क्या किया गया है कि नेशनल मेडिकल रजिस्टर में पंजीकरण के लिए चाहे वो भारतीय हो या फिर विदेशी हो, इन दोनों को क्या होगा, मेडिकल स्नातकों के लिए एक नेक्स्ट पास करना होगा। नेक्स्ट क्या है, नेशनल एग्जिट टेस्ट, नेशनल एग्जिट टेस्ट, ठीक है। इस एग्जाम को पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे हो सकता है आपसे वो क्राइटेरिया पूछ ले एग्जाम में, ठीक है, क्राइटेरिया पूछ ले कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं उसमें, तो ये क्राइटेरिया आपका वहां पर आ सकता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन का स्टेट पीसीएस में थोड़ा कम रोल रहेगा, लेकिन यूपीएससी में इसका रोल थोड़ा अधिक रहेगा, ठीक है। तो वहां पर आपसे ये क्राइटेरिया पूछ ले कि कौन कौन से हैं, जैसे आगे अब आपको मिलेगा कि 5 साल के लिए लाइसेंस मिलेगी, तो ये सारे चीज को वहां पे ऑप्शन में देके पूछ सकता है। तो नेक्स्ट पास करना होगा। अधिनियम कौन सा, जो विनियम किया गया है 2023 में किया गया है, और किसके द्वारा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी, ठीक है, इसके द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके साथ आगे इसमें और क्या क्या सुधार किया है, देश के सभी पंजीकृत चिकित्सकों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय चिकित्सा, कौन सा, एक सामान्य राष्ट्रीय चिकित्सा जो है वो लाया जाएगा देश के सभी के लिए, ओके। सामान्य राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर होगा। मेडिसिन प्रैक्टिस करने का लाइसेंस कितने साल के लिए, 5 साल के लिए होगा, ये ध्यान रखिएगा। सामान्य रजिस्टर होगा, नेक्स्ट एग्जाम पास करना होगा, लाइसेंस 5 साल के लिए दिया जाएगा। और अगर 5 साल के बाद लाइसेंस को रीन्यूअल कराना है तो वो किसके माध्यम से होगा, राज्य चिकित्सा परिषद के माध्यम से लाइसेंस का क्या होगा, नवीनीकरण किया जाएगा, रिन्यूअल किया जाएगा। दैट्स इट, ओके। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट मुद्दा कौन सा है। 76th कांस फिल्म फेस्टिवल, कांस फिल्म फेस्टिवल है, जाहिर सी बात है फ्रांस में ही होगा, तो इसे बताने की तो आवश्यकता है नहीं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि वो क्या है कि किसके द्वारा, इंपॉर्टेंट क्या है, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कौन है, डॉक्टर एल मुरुगन, कौन है, डॉक्टर एल मुरुगन, इनके द्वारा क्या किया गया है, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है इन्होंने। भारतीय जो प्रतिनिधि मंडल गई थी उसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो आपके मुरुगन जी कर रहे हैं, डॉक्टर एल मुरुगन, ओके। कौन है ये, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री। ये तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 12 जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ से गए हैं, लेकिन उसके साथ एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। तो आज की क्लास में कितने मंत्री आ गए, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। एग्जाम में पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो अनुराग ठाकुर ने क्या किया है, वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन सत्र को इन्होंने संबोधित किया है। तो 2 क्वेश्चन बन सकता है कि उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया है, और दूसरा कि इस कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन, किस मंत्री के द्वारा किया गया है, ओके। चलिए तो ये हो गया आपका। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट मुद्दा कौन सा है। आकाशवाणी गुवाहाटी की क्षेत्रीय समाचार इकाई यानी आरएनयू, क्या है, आरएनयू, आरएनयू का 67वां स्थापना दिवस कब मनाया जा रहा है, 15 मई 2023 को, 15 मई 2023 को ऑल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से, किसके सहयोग से, ऑल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से मनाया गया, ऑल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसका, ऑल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से किसका, निम्नलिखित में किसका, तो हो सकता है आकाशवाणी गुवाहाटी दे दे, आकाशवाणी कोलकाता दे, कुछ इस तरह से दे दे, तो ध्यान रखिएगा आकाशवाणी गुवाहाटी की क्षेत्रीय समाचार इकाई, ओके, क्षेत्रीय समाचार इकाई, रीजनल न्यूज यूनिट, आरएनयू। अब इसकी अगर आप देखेंगे तो इसकी जो बोल सकते हैं इसकी अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर
वसुधा गुप्ता। ठीक है, आरएनयू के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर डॉक्टर वसुधा गुप्ता, ये कौन है, इसके अध्यक्ष हैं। इन्होंने क्या किया है, आकाशीय वार्ता का विमोचन किया है, आकाशीय वार्ता का विमोचन किया है। ओके, आकाशवाणी गुवाहाटी की जो क्षेत्रीय समाचार इकाई है वो कब प्रसारित करना शुरू की थी, 15 मई, इसीलिए 15 मई को ही इसका क्या किया गया है, 67वें स्थापना दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। तो 15 मई 1957 को इन्होंने समाचार प्रसारित करना शुरू किया था, 1957 को। ओके, चलिए इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट इश्यूज कौन सा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस। डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, 16 मई को, क्यों, ताकि लोगों को डेंगू के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, है ना। आप देखेंगे कि नॉर्थ तो नॉर्थ, साउथ में भी, जैसे आपका तमिलनाडु वगैरह हो गया, तेलंगाना हो गया, इधर केरल हो गया, यहाँ पे भी डेंगू जो है फैले हुए हैं। और नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल आ जाए, पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, राजस्थान आ गया, यूपी आ गया, दिल्ली आ गई, हाँ, है ना। तो इन सभी एरियाज में जो डेंगू का प्रकोप ज्यादा रहता है। तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, राष्ट्रीय डेंगू दिवस आपका कब सेलिब्रेट किया गया है, 16 मई को। कब सेलिब्रेट किया गया, 16 मई को। ओके, 16 मई को। अब यहाँ पे बस केवल एक चीज बता देती हूँ कि जो डेंगू है वो किस मच्छर से होती है, डेंगू एडीज, एडीज एजेप्टी। एडिस एजेप्टी कौन सी है, मादा मच्छर है ना, एडिस एजेप्टी ये है। इस मादा मच्छर के द्वारा क्या क्या होता है, एडिस एजेप्टी। किस किस रोग को संचारित करता है, ये कौन कौन से डिजीज को संचारित करता है, तो इससे क्या होगा, पीत ज्वर, एलो फीवर, ओके, जीका विषाणु। ये क्वेश्चन आपके साइंस वाले सेक्शन में आ सकता है, जीका विषाणु। ओके, चिकन गुनिया, चिकन गुनिया। ठीक है, बस इससे रिलेवेंट इतने फैक्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कौन है, बहादुर। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कौन है, बहादुर राय माझी को क्या किया गया है, काठमांडू से गिरफ्तार किया गया है। ओके, वो भी वो भूटान के शरणार्थियों को लेकर के वहां एक मुद्दा चल रहा है, तो खैर इस पे क्लास काफी लेंदी हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखिए कि भूटान के शरणार्थियों को लेकर के इन्होंने थोड़ा सा घोटाला किया था, जिसके कारण इन्हें क्या किया गया है, काठमांडू से गिरफ्तार किया गया है। कौन है, नेपाल के उप पूर्व प्रधानमंत्री, केवल इतना ही, ज्यादा और कुछ नहीं। ओके, चलिए भुवनेश्वर से दुबई के लिए पहली बार सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की गई है भुवनेश्वर से दुबई के लिए। तो पहले काफी टाइम लग जाता था, करीब 12 घंटे, तो अब शायद 4 घंटे में है जो है ये उड़ान जो है कंप्लीट हो जाएगी। भुवनेश्वर से कहाँ के लिए है, भुवनेश्वर से दुबई के लिए। तो ये हो गई आपकी जितने भी मुद्दे थे, इश्यूज थे, वो हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यूज पे चर्चा कर लेते हैं। एमसीक्यूज देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। भारत का पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, किसे दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है दीपांकर बनर्जी, जयंत विष्णु नार्लिकर, फ्रेड हॉल, अजीत कामवी। तो किसा दिया गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, जयंत विष्णु नार्लिकर को क्या दिया गया है, पहला। क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर तो इसको स्थापित ही किया गया है ना। तो पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। वसुधा गुप्ता, ओके, वसुधा गुप्ता महानिदेशक कौन है, ये महानिदेशक है किसकी, आकाशवाणी समाचार की। ओके, ये अपने आप में एक फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक कौन है, वसुधा गुप्ता ने निम्नलिखित में से किसकी क्षेत्रीय समाचार इकाई के 67वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर स्मारिका आकाश वार्ता का विमोचन किया। ठीक है, आकाशीय वार्ता का विमोचन किया है।
आकाशवाणी गुवाहाटी, ऑप्शन बी आकाशवाणी लखनऊ, ऑप्शन सी आकाशवाणी मुंबई, ऑप्शन डी आकाशवाणी चेन्नई। विच वन इज द राइट आंसर? आकाशवाणी गुवाहाटी। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन का लेवल कुछ ऐसा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी, किस पार्टी से है वो? कम्युनिस्ट पार्टी, ये पार्टी पूछ सकता है, कि फरार नेता का नाम बताएं जिन्हें 14 मई को काठमांडू के बुद्धा नीलकांठा से गिरफ्तार किया गया था। कौन है? ऑप्शन ए राम बहादुर थापा, ऑप्शन बी इंद्रजीत राय, ऑप्शन सी बहादुर राय मांझी, ऑप्शन डी बालकृष्ण खंड। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बहादुर राय मांझी। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पंजीकरण और मेडिसिन प्रैक्टिस लाइसेंस विनियम। ओके, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पंजीकरण और मेडिसिन प्रैक्टिस लाइसेंस विनियम 2023 शीर्षक से हाल में ही जारी अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन पूछा गया है? सही है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इस नियमन के संबंध में अधिसूचना जारी की है। ओके, सेकंड है, इसके अंतर्गत मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाला का लाइसेंस 3 साल के लिए कर दिया जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर जो है वो आपका सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, डी एक और दो दोनों? नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जारी किसके द्वारा? फर्स्ट, ये सही है। आयोग, इसको किसने इसको अधिसूचना जारी किया है? एनएमसी के द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई, लेकिन इसमें लाइसेंस 3 साल का नहीं है। ये लाइसेंस 3 साल का नहीं है, ये कितने साल का है? 5 इयर्स का है, 5 इयर्स का है। तो केवल एक सही है। ओके, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 मई 2023 को ब्रसेल्स, क्या होगा ये? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? मैंने आपसे कहा था ना कि क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अब बताएं आप लोग। ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो कौन सा होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो पहला संस्करण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2023 में भुवनेश्वर के लिए, ओके, ये भुवनेश्वर से है, ये भुवनेश्वर से दुबई के लिए, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस हो गई है, भुवनेश्वर से दुबई, ओके, दुबई के लिए पहली सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की। मैंने तो आंसर ही बता दिया आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन ही उस पे बने थे और मैंने आंसर बता दिया। खैर चलिए, कोई नहीं, इस क्वेश्चन से अब आगे बढ़ते हैं। मेरी लाइफ, माई लाइफ नामक एक मोबाइल ऐप, ओके, डैश द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए मनसुख एल मंडाविया, ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव, ऑप्शन सी वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन डी प्रहलाद जोशी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन फ्रांस में 76 कांस फिल्म समारोह में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहा है? ओके, तो ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी डॉक्टर एल मुरुगन, ऑप्शन सी गुनित मोंगा, ऑप्शन डी मानुषी छिल्लर। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये सभी वहां पे अटेंड जरूर किए हैं। इसका आंसर क्या है? बी है, डॉक्टर एल मुरुगन। इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर एल मुरुगन। ओके, ये लोग सभी अटेंड यहाँ पर जरूर किए हैं। अनुराग ठाकुर जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या उसका घोषणा जो किया है, इसका मतलब इनॉग्रेशन किया है इन्होंने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गुनित मोंगा, मानुषर, ये लोग भी वहां पर उपस्थित रहे हैं। बट यहाँ पे पूछा क्या गया क्वेश्चन है आपका भारतीय, ये क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व पूछा है, का नेतृत्व पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एल मुरुगन ने किया है। ओके, अनुराग ठाकुर का रोल भी है, उन्होंने केवल क्या किया था? वीडियो संदेश के माध्यम से क्या किया है? उसका इनॉग्रेशन किया है। बट यहाँ पर नेतृत्व डॉक्टर एल मुरुगन ने किया है। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में। अब तो क्लास एंड करने का समय आ गया है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की लगता है कि क्वेश्चंस के बाइलिंगुअल होने चाहिए क्वेश्चंस, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करें। एक चीज़ और बता दूं, ये मेरी अपनी चैनल है OCIS PCS।
तो इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार की डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करें. ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे.